हमारी सोच में भी नहीं है, हमारी सोच भी नहीं जाती उस लेवल तक ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, ये चीज़ें सारी हो गई, रोड्स बन रहे हैं, सारी चीज़ हो गई क्योंकि ज़मीन है। अब ऐसा भी होता है कि कुछ इलाके होते हैं जो समंदर बीच में आने की वजह से कट जाते हैं, जंगल हो जाते हैं। वहाँ पे आबादी जो उन्हीं की निकोबार की बात करें ठीक है ना, वहाँ की उनकी आबादी वहीं रहती है और वो वो पता है कौन सी ज़िंदगी गुजारते हैं, जंगलों वाली, देहात वाली, बिल्कुल फसल उगाई खाए वहीं रहे, पूरी दुनिया से पूरी दुनिया लाइफ उनकी ऐसी गुजरती है। होता क्या है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ हैं, माँ बाप थे तो आप हैं, माँ बाप हैं तो आपके भी बच्चे होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय मोदी गवर्नमेंट। इंटरेस्टिंग क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 कंप्लीटेड मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बाय मोदी गवर्नमेंट पार्ट 4। से स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश में हाल में ही कंप्लीट हुए टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की सीरीज का यह पार्ट 4 है। इसके पहले पिछले 3 पार्ट्स में हमारे देश में बन चुके 20 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी जानकारी दी जा चुकी है। अगर आपने उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद उनको भी ज़रूर देखें। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के पार्ट 4 को अब शुरू करते हैं। नंबर 10 पर बात करते हैं थिरुवनंतपुरम बाईपास के बारे में, जिसका निर्माण केरला राज्य में किया गया है। यह एक 4 लेन हाईवे है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 66 पर किया गया है और यह थिरुवनंतपुरम शहर को बाईपास करेगा। इस बाईपास का निर्माण कड़ाकुट्टम से मुकुल्ला के बीच किया गया है और इसकी लंबाई लगभग 26.5 किलोमीटर है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे नंबर 66 हमारे देश का एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है जो कि मुंबई से कन्याकुमारी तक जाती है और इस हाईवे पर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे नंबर 66 केरला की लाइफलाइन है। अतः इस बाईपास के निर्माण के बाद तिरुवनंतपुरम शहर में लगने वाले ट्रैफिक जैम से लोगों को छुटकारा मिला है। इस परियोजना के निर्माण की घोषणा सितंबर 2015 में की गई थी और अक्टूबर 2020 में इसका उद्घाटन मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा किया गया। इसके निर्माण में लगभग 1121 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। KNR कंस्ट्रक्शंस द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नंबर 9 पर बात करते हैं हसनगढ़ झज्जर हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण हरियाणा राज्य में किया गया है। इसको रोहना हसनगढ़ टू झज्जर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक 4 लेन हाईवे है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 334B पर किया गया है। हसनगढ़ से झज्जर के बीच निर्मित 4 लेन हाईवे की लंबाई लगभग 35.45 किलोमीटर है। इस हाईवे के निर्माण के बाद झज्जर से सोनीपत और पानीपत जाना काफी आसान हो गया है। इस परियोजना का निर्माण कार्य मई 2018 में शुरू किया गया था और जुलाई 2020 में यह परियोजना पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में लगभग 718 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया है। नंबर 8 पर बात करते हैं रूपसी एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य में किया गया है। रूपसी एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसका निर्माण कोकराझार जिले में किया गया है और यह धुबरी टाउन से लगभग 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पूरे हवाई अड्डे का परिसर लगभग 447 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट की सी लेवल से एलिवेशन 40 मीटर है। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया गया है जिसकी लंबाई लगभग 1829 मीटर है। रूपसी एयरपोर्ट का सामरिक तौर पे भी काफी महत्व है क्योंकि यह बांग्लादेश, भूटान और चाइना बॉर्डर के पास स्थित है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ साथ भूटान में भी इस एयरपोर्ट के कारण कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में बागडोगरा एयरपोर्ट जो कि सिलीगुड़ी के पास स्थित है अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहा है। अतः रूपसी एयरपोर्ट के कारण बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी पैसेंजर लोड कम होगा। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है जो कि 3500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उड़ान स्कीम के अंतर्गत इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है और इसके टर्मिनल बिल्डिंग को 200 पैसेंजर्स प्रति घंटे हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण कार्य
फरवरी 2019 में शुरू किया गया और मई 2021 में यह हवाई अड्डा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में लगभग 69 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 7 पर बात करते हैं होजाई लामडिंग रेलवे लाइन परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य में किया गया है। यह एक ब्रॉड गेज डबल लाइन रेलवे ट्रैक है जिसका निर्माण असम के होजाई और लामडिंग के बीच किया गया है वाया लंका लमसाखांग, और इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई लगभग 44.92 किलोमीटर है। इस रेलवे लाइन के बनने के पहले लामडिंग से होजाई के बीच की दूरी को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जाता था, लेकिन अब लगभग 1 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जाता है। इसके साथ ही गुवाहाटी से दीमापुर, सिलचर और अगरतला के बीच की दूरी और कम हो गई है। इस रेलवे लाइन खंड के अंतर्गत 7 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के निर्माण की घोषणा वर्ष 2012-13 में की गई थी और इसके निर्माण कार्य की शुरुआत सितंबर 2016 में की गई। जुलाई 2019 में यह परियोजना पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। फिलहाल इस रेलवे सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड नहीं किया गया है। होजाई लामडिंग रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में लगभग 398.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना का निर्माण नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में किया गया है। नंबर 6 पर बात करते हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया गया है। यह परियोजना नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है और इसका एलिवेशन 75.88 मीटर है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पूरा परिसर लगभग 34 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इस रेलवे स्टेशन के अंतर्गत 3 मुख्य टावर्स का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 स्टार वर्ल्ड क्लास होटल का भी निर्माण किया गया है। इस होटल की ऊंचाई जमीन से लगभग 65 मीटर है और इसमें लगभग 318 कमरे बनाए गए हैं। स्टेशन के अंतर्गत बनने वाला तीनों टावर क्रमशः 6 मंजिला, 8 मंजिला और 10 मंजिला ऊंचा बिल्डिंग है। अगर अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन में 3 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर्स को इंस्टॉल किया गया है। वर्तमान में कुल 3 प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया गया है। स्टेशन परिसर के अंतर्गत दुकानें, फूड स्टॉल, बुक स्टॉल, टॉयलेट ब्लॉक, वाईफाई इत्यादि की सुविधा प्रदान की गई है। 600 से ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट की भी व्यवस्था की गई है। पार्किंग की बात की जाए तो 100 4 व्हीलर्स, 200 2 व्हीलर्स और 100 3 व्हीलर्स व्हीकल्स के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना की शुरुआत जनवरी 2017 में की गई और वर्तमान में यह परियोजना लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और कभी भी इसका उद्घाटन किया जा सकता है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह परियोजना गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन आता है। नंबर 5 पे बात करते हैं विजयवाड़ा मछलीपट्टनम हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। यह एक 4 लेन हाईवे है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 65 पर किया गया है। यह हाईवे विजयवाड़ा से शुरू होकर कांकीपड़ू, वुयूरू, कोमारू होते हुए मछलीपट्टनम तक जाती है और इसकी लंबाई लगभग 64.611 किलोमीटर है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पोर्ट के निर्माण के लिए टेंडर को जारी किया जा चुका है और निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। अतः यह हाईवे विजयवाड़ा और प्रपोज्ड मछलीपट्टनम पोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम के बीच की दूरी को लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। मछलीपट्टनम पोर्ट के बन जाने के बाद इस हाईवे के आसपास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज काफी तेजी से ग्रो कर पाएगी, जिससे कि आंध्र प्रदेश का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो पाएगा। इस हाईवे का निर्माण कार्य नवंबर 2016 में शुरू किया गया। नवंबर 2019 में यह हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसके निर्माण में लगभग 1470 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और चेन्नई के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क तैयार किया गया है।
इसके साथ ही पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाया गया है। चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। इस प्रकार इस पूरे ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बेहतर ब्रॉडबैंड, मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज स्थापित हो पाएगी। यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड इत्यादि को इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से जोड़ता है। इसके साथ ही रेस्ट ऑफ इंडिया से भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की डिजिटल कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। अगर डेटा स्पीड की बात करें तो इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के इंस्टॉलेशन से 400 गीगाबाइट्स पर सेकंड की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर हो पाएगा, अतः इंटरनेट सेवा और भी बेहतर हो जाएगी। स्ट्रैटेजिकली भी यह प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के निर्माण की शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई थी और अगस्त 2020 में यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में लगभग 1224 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना का निर्माण भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में 1143 किलोमीटर लंबा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कोलकाता के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नंबर 3 पर बात करते हैं कटप्पा कर्नूल हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। यह एक 4 लेन हाईवे परियोजना है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 40 पर किया गया है और यह कटप्पा से शुरू होकर मैदुकुर, अलागड्डा, नंदियाला होते हुए कर्नूल तक जाती है। इस हाईवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 188.75 किलोमीटर है। आपको बता दें कि कडप्पा और कर्नूल आंध्र प्रदेश के 2 प्रमुख शहर हैं, अतः इस हाईवे के निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है। पहले जहां कडप्पा से कर्नूल के बीच सफर तय करने में लगभग 6 घंटे का समय लगता था, अब लगभग 3 घंटे में इस सफर को पूरा किया जाता है। अतः यह हाईवे आंध्र प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह आंध्र प्रदेश का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। इस हाईवे के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। वैसे तो इस परियोजना के निर्माण के लिए वर्ष 2009 में मंजूरी मिली थी और नवंबर 2010 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 2013 तक इस परियोजना को पूरा करना था, लेकिन फंड्स की कमी के कारण इस परियोजना के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। अतः जनवरी 2016 में इस परियोजना को नरेंद्र मोदी द्वारा फिर से लॉन्च किया गया और जुलाई 2019 में यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में लगभग 2075 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका निर्माण रायलसीमा एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया है। नंबर 2 पे बात करते हैं कोलेम कुंदापुर हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण गोवा और कर्नाटका राज्यों में किया गया है। यह एक 4 लेन हाईवे परियोजना है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 66 पर किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे नंबर 66 मुंबई से कन्याकुमारी तक जाती है और फिलहाल इस पूरे हाईवे को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। वर्तमान में इस हाईवे के बहुत से खंड को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा चुका है, जिसमें कर्नाटका गोवा बॉर्डर से कुंदापुर तक का खंड भी शामिल है। यह हाईवे गोवा के पोलेम गांव से शुरू होकर कारवार, कुमता, मुर्देश्वर होते हुए कर्नाटका राज्य के कुंदापुर तक जाती है और इसकी लंबाई लगभग 189.6 किलोमीटर है। इस 4 लेन हाईवे के निर्माण से कर्नाटका और गोवा के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस हाईवे का निर्माण वेस्टर्न घाट्स में किया गया है, अतः पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस परियोजना को सफलतापूर्वक बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस हाईवे के निर्माण के बाद उडुपी से गोवा के बीच का ट्रेवल ड्यूरेशन काफी कम हो गया है। पहले जिस सफर को पूरा करने में लगभग 8 घंटों का समय लगता था, अब उसको मात्र 4 घंटे में पूरा किया जाता है। इस हाईवे परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत मार्च 2013 में की गई और यह दिसंबर 2020 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। जल्दी यार। गोवा कर्नाटका बॉर्डर टू कुंदापुर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण में लगभग 3447 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना को IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। नंबर 1 पे बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली NCR से किया गया है। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसका निर्माण दिल्ली
दिल्ली और मेरठ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे चौड़ा हाईवे है, जिसके अंतर्गत कुल 14 लेन्स के हाईवे का निर्माण किया गया है। 14 लेन्स, बहुत बड़ी बात है। लाइन नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 3 के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का निर्माण 4 चरणों में किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से शुरू होकर यूपी दिल्ली बॉर्डर तक है, अर्थात निजामुद्दीन ब्रिज से यूपी गेट तक, जिसकी लंबाई लगभग 8.72 किलोमीटर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की आधारशिला दिसंबर 2015 में रखी गई थी। पैकेज 1 के अंतर्गत 14 लेन्स का हाईवे बनाया गया है, जिसमें से 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे है। पैकेज 1 मई 2018 में बनकर तैयार हो गया। वेल्सपून इंटरप्राइजेस द्वारा पैकेज 1 का निर्माण किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 यूपी गेट से दासना तक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 19.28 किलोमीटर है। पैकेज 2 के अंतर्गत भी 14 लेन्स के हाईवे का निर्माण किया गया है, जिसमें से 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे है, अर्थात पैकेज 1 और पैकेज 2 जो कि निजामुद्दीन ब्रिज से दासना तक है 14 लेन्स का हाईवे होगा। पैकेज 2 अप्रैल 2021 में बनकर तैयार हो गया। इसका निर्माण एप्को इंफ्राटेक लिमिटेड और चेतक इंटरप्राइजेस द्वारा किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 दासना से हापुड़ तक है, जिसकी लंबाई लगभग 22.23 किलोमीटर है। पैकेज 3 के अंतर्गत 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाया गया है। सितंबर 2019 में पैकेज 3 का निर्माण कार्य पूरा हुआ और इसको भी एप्को इंफ्राटेक लिमिटेड और चेतक इंटरप्राइजेस द्वारा बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 4 दासना से मेरठ के प्रतापपुर तक है, जिसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है। पैकेज 4 एक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है और इसके अंतर्गत 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाया गया है। पैकेज 4 पूरी तरह से अप्रैल 2021 में बनकर तैयार हो गया। इसका निर्माण GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से मेरठ के प्रतापपुर के बीच की दूरी को लगभग 50 मिनट में तय किया जा सकता है। पहले इस दूरी को पूरा करने में लगभग 3 से 4 घंटों का समय लग जाता था। इसके साथ ही दिल्ली से हापुड़ को भी लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 8,346 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को क्लिक करके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स का पार्ट 3 अवश्य देखें। कंप्लीटेड जी जनाब, ये थे कंप्लीट। अच्छा, एक बड़ी अच्छी वीडियो थी, बड़ा अच्छा टॉपिक था। ज़्यादातर जो हम वीडियोस देख रहे थे ना, ये बन रहा है, ये शुरू हो रहा है तो यूँ हो रहा है, तो यूँ हो रहा है, हमें भी हो रही थी, यूँ हो रहा है तो ये हो रहा है, तो कुछ साथ साथ में कंप्लीट भी हो रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स आज हमने ऐसे देखे जो कि कंप्लीटेड हैं, तो इसलिए हमने ये बहुत ही मतलब हमारे लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज बात कि कंप्लीट भी हो रहे हैं, कंप्लीट भी हो गए। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, पूरी वीडियो में कोई मुझे आपकी मैं शार्पनेस देखता हूँ, आप कितनी बड़ी शार्प हैं, यकसानियत बताएं, इस पूरी वीडियो का एक पॉइंट बताएं मुझे। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़बरदस्त। इसका मतलब आप मेरे साथ बैठ के ना थोड़ी सी समझदार। नहीं जी, रहने दे क्या मोदी जी के दिमाग से चलती है। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि फोकस इनका कनेक्टिविटी, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, इसके ऊपर है ज़्यादा। बहुत 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 बेहतरीन सोच के साथ चल रहे हैं। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट्स के जो वो हैं मंत्री जो हैं नितिन गडकरी साहब, उनका इनका साथ, यानी कि अगर एक पीएम को अच्छा मिनिस्टर मिलता है उस सब्जेक्ट का, उस इदारे का, उस से रिलेटेड तो ट्रांसपोर्ट का, तो नितिन गडकरी का भी एक एम है, एक ख्वाब है कि सारे इलाके आपस में कनेक्टेड हों, सिटीज़ हों, रोड्स बने, ट्रांसपोर्ट हो, अच्छा निज़ाम हो। मैंने बहुत पहले भी ये बात की थी, दोबारा ये बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना है कि अगर वो कनेक्ट कर देती है लोगों को, आपस में मिला देती है, बीच में रास्ते हैं, नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, टनल्स बन जाती हैं, रोड्स बन जाते हैं, शहर टू शहर अगर वो जल्दी आपस में मिल जाते हैं, एक शहर से बंदा चलता है दूसरे शहर बहुत जल्दी पहुँच जाता है, 4-4, 5-5 घंटे के बजाय 1 घंटे में पहुँच जाता है, तो तरक्की खुद ब खुद होगी। लोग उस शहर को, उस मुल्क को तरक्की करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। गवर्नमेंट अगर रास्ते बना दे, कनेक्टिविटी बना, ये जो रोड है, ये रोड नहीं है, इनको मैं क्या नाम दूंगा? ये ग्रोथ,
ग्रोथ, मुल्क की ग्रोथ है इकोनॉमी बढ़ रही है। ये समझो कि एक ढांचा है, एक इंसान का ढांचा है, उसके अंदर हड्डियों का जाल है, जिसकी वजह से वो ढांचा खड़ा है। ये रोड समझें कि आप ढांचा बैकबोन है बिल्कुल, और ये कंट्री की बैकबोन इतनी मजबूत ये करते जा रहे हैं। अच्छा, सबसे आखिरी वाला जो सबसे पहला 14 लाइन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। सबसे आखिरी है, वैसे तो 4 पैकेजेस हैं जिसमें से सारे कंप्लीटेड, सारे 14 लाइन्स। 14 लाइन्स का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन होती हैं एक रोड पे, 6 लाइन होती हैं। 14 लाइन्स का इतना बड़ा रोड, इतना, मतलब मैं कहता हूँ कि क्या चौड़ाई होगी उसकी, क्या चौड़ाई होगी। वो वहाँ से ऊपर से भी दिख जाए, अंतरिक्ष से दिख जाए, ऊपर से जो चीज़ें दिखती है ना, बाकायदा सिटीज़ दिखते हैं, जो रोशनियों के अंतरिक्ष क्या, खला से, हिंदी बोल दी मैंने, अंतरिक्ष हाँ खला होता है, अंतरिक्ष से भी दिख जाए, खला कुछ और होता है, अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष नहीं अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष होता है। अब होता जो है वो होता है, लेकिन इतना बड़ा रोड जो होता है वो होता नहीं है, कॉमन नहीं है, बहुत बड़ी, कॉमन नहीं होता है। बहुत अच्छा, गांधीनगर स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी, मतलब उसने मेरे दिमाग मतलब उड़ा दिया। हमने इस जो मैंने भी देखा, इतना डिटेल में पहले भी देखा था, लेकिन इतना सही से नहीं था। 5 स्टार होटल्स हैं, रूम्स हैं, पार्किंग एरियाज हैं। अच्छा, एक चीज़, 318 रूम्स हैं, 318, मतलब मुंह से अदा कर देना, बोल देना, और एक खूबसूरत सोचे बनाना। इसको कहते हैं ना कि एक जदीद दौर का रेलवे स्टेशन, आज के दौर का एक इन फ्यूचर का रेलवे स्टेशन कहें, कि जहाँ पे इतनी बड़े होटल्स बनाए गए हैं। मोदी जी वो करके दिखा रहे हैं जो मतलब हमारी सोच में भी नहीं है, हमारी सोच भी नहीं जाती उस लेवल तक। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये चीज़ें सारी हो गई, रोड्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें हो गई क्योंकि ज़मीन है। अब ऐसा भी होता है कि कुछ इलाके होते हैं जो समंदर बीच में आने की वजह से कट जाते हैं, जंगल हो जाते हैं, वहाँ पे आबादी जो उन्हीं की आबादी, ठीक है ना, वहाँ की उनकी आबादी वहीं रहती है, और वो पता है कौन सी ज़िंदगी गुजारते हैं, जंगलों वाली, देहात वाली, बिल्कुल फसल उगाई खाए वहीं रहे, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया लाइफ उनकी ऐसी गुजरती होता क्या है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता, कटे हुए हैं वो, क्या किस दुनिया में कितने सिटी बन गए, कितने शहर बन गए, क्या तरक्की हो गई, क्या नई चीज़ ईजाद हो गई, उन्हें नहीं पता होता। क्या है, कनेक्ट नहीं है किस चीज़ से, इंटरनेट की फैसिलिटी भी, वही बात कर रहा हूँ कि उनको भी शहरों से, अपने मुल्क से कनेक्ट सिर्फ उस एक वायर ने कर दिया, इंटरनेट ने, 4G ने, 3G ने, टेलीकम्युनिकेशन ने, 60 GB पर सेकेंड। मैं कह रहा हूँ कि आप उनको भी अलग नहीं रख रहे हो, जो कुदरत ने अलग किया है इनको। अब आपको समझ में आया इस बात का आंसर कि इंडिया यकजा कैसे, मैं कह रहा हूँ कि वो जो जजीरे, हम उर्दू में जजीरे कहते हैं, क्या कहते हैं, आइलैंड, इंग्लिश में आइलैंड, और हिंदी में क्या कहते होंगे, जजीरे कहते हैं वैसे हम लोग। जजीरा उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ या 3 तरफ पानी होता है, जैसे तो बीच में मतलब थोड़ा सा स्पेस है, कुदरत ने उन्हें काट दिया, उन्हें तो कुदरत ने काट दिया, वो यहाँ से कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन इंटरनेट की वायर समंदर के थ्रू जा रही है, तो उनको भी इतनी जदीद सहूलियात दे दी हैं, वो भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, दुनिया से बाखबर रह सकते हैं, उन्हें नॉलेज हो सकती है, वो भी उस तरह से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सारे प्रोजेक्ट साइड पे रख दें और इसको देखें, ये कमाल कमाल कमाल, सलूट सलूट सलूट, यकीन करें। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊंगी, मुझे ये जो इससे थोड़ा सा जो आपने डिटेल में बताया, तो मुझे इससे ये आइडिया हुआ, उन्हें हर किसी की फिक्र है, मोदी जी को हर किसी की, मैं बता तो रहा हूँ, वो तो ऐसे इलाके होते हैं जजीरे, मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब आप बताएं उनको क्या पड़ी थी, देखो ना, वहाँ से भी तरक्की हो, वहाँ के लोग भी ग्रो करें, एजुकेटेड हो, और वो लोग ग्रो कर, मैं बता रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट ने अगर कनेक्ट कर दिया तो तरक्की होना उनका काम है। देखो वहाँ, देखो जब वहाँ तालीम बनेगी, लोग एजुकेशन हासिल करेंगे, तो वहाँ से भी तो हीरे निकलेंगे, वहाँ से भी तो लोग मुल्क की तरक्की करेंगे, वहाँ से भी तो आर्मी के लिए भी निकलेंगे लोग, डॉक्टर भी निकलेंगे, इंजीनियर्स भी निकलेंगे, तो उससे किसका फ़ायदा है। आप अभी से अगर बीज डाल देते, ये मोदी जी ने जो तारें बिछाई या रोड बिछाई, ये बीज है तरक्की के, ये सीड्स हैं, अगर आपने अपनी ज़मीन में बो दिए, कल को इसने आपको फल देने।
यानी इसका आउटपुट 10 साल बाद 15 साल बाद आएगा। 100% आएगा, फ़ौरन आना शुरू हो जाता है भाई। अच्छा, तभी तो हर स्टेट, हर राज्य आई लव माई इंडिया, आई लव मैं माई कहता इंडिया, आई लव, हूँ। मतलब इंडिया ने बहुत कुछ दिया है तो ऐसे कहते ही। हैं आई लव माई इंडिया। मैं मतलब ये निकोबार और ये जो थे जजीरे, ये वाली बात से बहुत मतलब इम्प्रेस हूँ। मैं और गांधीनगर स्टेशन से तो वैसे ही बहुत इंटरेस्ट हाँ, और आप गांधी से भी इंस्पिरेस हैं है। वो तो इंडिया बनाने में। अच्छा, इंडिया बनाने पर भी हमारे भाई नाराज़ होते हैं। इंडिया है, पाकिस्तान बना था क्योंकि पहले ही सदियों पहले ही इंडिया मौजूद था, बड़े सगे वो था हिंदुस्तान था, तो इंडिया था। तो हमें जो हमारी तो मतलब असल में होता क्या है कि सही कह रहे हैं ना, असल में इन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया, मतलब ये तो कहीं नहीं गए ना, ये तो अपनी जगह पे अब उसी खत्ते में तो पाकिस्तान बना। अच्छा, होता क्या है कि हिंदुस्तान था, ठीक है, तो हमने जो अपनी हिस्ट्री पढ़ी है, जो हमने बचपन से पढ़ी है, तो हमारे जहन में वो है, वो क्या है, क्या 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को इंडिया बना, आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों को भगाया। इन्होंने माइग्रेशन थोड़ी करी जैसे हमने माइग्रेशन करी, हम माइग्रेट होकर आए पाकिस्तान। अच्छा, इस लफ्ज़ से ये कॉन्सेप्ट सही है, इस लफ्ज़ से क्लियर हो जाती है कहानी कि बना नहीं है, नहीं आज़ादी हासिल करी। हाँ। क्योंकि वो इनको मतलब इस तरीके से ट्रीट करते तो इन्होंने मार भगाया ना, उनको बाहर निकाला कि भाई हमें हमारी तरह जीने दो। तो आज हिंदुस्तान तो ये इसमें सोने की चिड़िया समझा जाता था, तो आए क्यों? लेकिन ये कि यूँ समझ ले कि जो मोदी जी के दौर गुजर रहा है, जो एरा इनका गुजर रहा है, ये यूँ समझ लो कि इंडिया के लिए एक यादगार सुनहरी दौर, जो इतनी डेवलपमेंट इंडिया में, मेरे हिसाब से दिस टाइम इज द गोल्डन टाइम। तो फोकस ये था कनेक्टिविटी, लोगों को कनेक्ट करना। हमें इस वीडियो से बहुत सारी हम थोड़ा सा मतलब है कि इनकी सोच को, मोदी जी की सोच को, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, नितिन गडकरी साहब हैं, उनकी सोच को समझ रहे हैं कि मेन तरक्की का राज क्या है, कनेक्ट करना लोगों को, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, रोड्स के थ्रू हो, रेलवे के थ्रू हो, जहाज़ के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू हो। अच्छा, इनका सारे प्रोजेक्ट इन्हीं से, जो अभी मैंने नाम लिए, इन्हीं से रिलेटेड है, इससे हटके कुछ नहीं है। कोई ऐसा है कि मोदी जी ने बहुत ही बड़ा ताजमहल बना दिया और लोग आके घूम रहे हैं बस, ताजमहल करोड़ों अरबों डॉलर लगा दिया, लाखों करोड़ों डॉलर, उससे तो तरक्की नहीं होनी ना। हमारे यहाँ पहले मुसलमानों की बर्बादी भी तो इसी तरह हुई थी, बिल्डिंगें बना रहे हैं शौकिया, ताजमहल बना दिया, कुछ भी बहुत बड़े बड़े महल बना दिए, इस तरह से अपनी यादगारें बना दी और लोगों की तरक्की लिए कुछ नहीं किया। तो उस वक्त आज देखें, आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी कराना ही तरक्की है। ये जो हमें जो फार्मूला सीक्रेट मिल रहा है, ये हमें जो फार्मूला मिला है, सक्सेस का एक सीक्रेट है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, वेरी इम्प्रेस। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।